हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ओविले शब्द का क्या अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो ओविले शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए ओ घुलनशील, बी ओ मिश्रित, सी अपरिभाषित अपारदर्शी, डी पारदर्शी। तो क्या हो जाएगा? ए ओ घुलनशील। तो आप अगर ओ विलय की बात करें तो वह पदार्थ ओ विलय पदार्थ कहलाता है जो विलयन में सही तरह से घुल नहीं पाता है। वह पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होता तथा काफी समय तक विलोमन के कारण जल में लुप्त नहीं हो पाता, तो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, एक ग्लास में पानी और एक मुट्ठी कहें तो बालू का मिश्रण, अगर उसको हम बार बार अगर घुमाएं तो कुछ क्षण ऐसा लगेगा कि उसमें घुलनशील हो गया, मतलब घुल गया है। लेकिन कुछ देर अस्थिर के बाद पता चलता है, जब वो अस्थिर होता है तो पुनः बालू जो होता है वो आपके ग्लास के नीचे वाले पेंद में बैठ जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये अविलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। पुनः पूछ रहा है कि आपसे वो अविलय पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए नंबर, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। वहीं बी कह रहा है काफी समय तक विलोडित करने पर घुल जाते हैं। सी कह रहा है जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। डी कह रहा है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सी, यानी जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। आपसे पूछा जा रहा था अविलय पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको अविलय क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले अविलय के बारे में हम बताए। साथ ही साथ अगर कहें तो ये जल में मिश्रित नहीं होता। आपको अभी उदाहरण दिए थे कि एक गिलास पानी में अगर एक मुट्ठी बालू का हम प्रयोग करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है जल में यह घुलनशील नहीं होता, जो कि हमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर हम कुछ पदार्थ को विलयन या विलय, जैसा कि जल के साथ मिश्रित नहीं होता है और जो लुप्त नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलय कहते हैं और विलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विलय पदार्थ का उदाहरण है। उस टाइम से वो विलय पूछ रहा था, इस बार आपका विलय पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है नमक, बी यानी चीनी, सी वॉशिंग पाउडर, सी डी उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी नमक भी है विलय, चीनी भी है विलय और वॉशिंग पाउडर भी विलय। कहें तो कुछ ठोस पदार्थ, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है चीनी, नमक, पाउडर, ये ग्लास में अगर प्रयोग करते हैं
तो कुछ मात्रा में नमक, चीनी, विशेषकर ग्लास में अन्य पदार्थ मिलाई जाए तो इसके अंतर्गत कहें तो ये सारी पदार्थ मिल जाते हैं। अगर हम इसे वॉशिंग पाउडर, जो चीनी हो, नमक हो, आपका ये विलय का काम करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी यानी नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला ऑप्शन, पहला कथन कह रहा है सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। वहीं दूसरा कह रहा है गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। आपसे पूछ रहा है उपयुक्त में से गलत कथन, क्या पूछ रहा है? गलत कथन का चयन करने। पहला कह रहा है केवल 1, दूसरा कह रहा है केवल 2, तीसरा कह रहा है दोनों, यानी कथन 1 और 2 दोनों। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाए? एक, यानी केवल एक का कहने का मतलब है सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं, जो कि गलत है और गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से सही कौन सा विकल्प है? पहला दिया हुआ है केरोसिन तेल जल में विलय है। वहीं दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है शहद जल में विलय है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, या फिर केवल 2, या बोल रहा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन यानी सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपसे बोल रहा है केरोसिन तेल जल में विलय के काम करते हैं, मतलब घुलनशील के काम करते हैं। वहीं शहद जल में भी घुलनशील के करता है। कभी कभी होता है ना, जब हम गर्म सुसुम पानी में 1 चम्मच शहद को घोल के सेवन करते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो जिनमें पदार्थ अगर जल में तैरता है अथवा डूब जाते हैं, जैसा कि तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियों की बात करें, वह कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं तो फिर वह ऊपर नहीं तैरते, लेकिन वह सतह के नीचे बैठ जाते हैं। उसी तरह शहद की बूंदे जिसे आप ग्लास में मिलाने, जल में डालने के बाद जब मिलाते हैं, इन सबों का प्रयोग भी करते हैं। शहद पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन उसके प्रकार और पानी में तापमान पर निर्भर करता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? आपसे गलत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन सरसों का तेल जल में विलय है। बी नींबू का रस जल में अविलय है। विलय और अविलय के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सी यानी दोनों। और गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गलत। सरसों का तेल जल में विलय है मतलब क्या? घुलनशील है? नहीं, जो कि गलत है। वहीं नींबू का रस जल में अविलय है, जबकि विलय है। आपसे अविलय कहा है, यह भी गलत। जब नींबू का रस जल में डालते हैं तो वह पूरी तरह से विलय हो जाती है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा कह रहा है अविलय।
जो कि गलत कथन है। वहीं अगर हम सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, इन सारे चीज अविलीय, जबकि सिरका, नींबू का रस ये विलीय है। ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कारण निम्नलिखित में से असत्य कथन यानी गलत आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन, उन पदार्थों या सामग्री जिनमें से होकर वस्तु को देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाता है। ऑप्शन बी, जिनमें से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं वो पारदर्शी कहलाता है। वहीं सी, लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। क्या पूछ रहा है? गलत। क्या हो जाएगा? ए, उन पदार्थों या सामग्री जिससे होकर वस्तु को हम देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। नहीं, उसको पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी वो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अगर हम उन सामग्री की बात करें, जैसे कि कुछ ऐसा भी प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब हम दुकान में आप बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि को देखते हैं तो वह एक पारदर्शी का काम करता है। वो जो डिब्बा में रखा हुआ होता है वो एक पारदर्शी का काम करता है। इन सारी चीज़ों का उदाहरण स्वरूप जानने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का रहा है, वह पदार्थ जिनके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन अस्पष्ट, बी परभाषी, सी पारदर्शी, डी अपारदर्शी। क्या पूछा जा रहा है? वह वस्तु जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या कहलाएगा? पारदर्शी। पारदर्शी की बात करें, आप देखे होंगे कभी कभी शीशे की लकड़ियों के पीछे छिपने का प्रयास किए होंगे। तो पारदर्शी वस्तु वह वस्तु होता है जिनसे कि हम किसी भी वस्तु को इस पार से उस पार देख सकते हैं, या तो कहें तो जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सका, वो हम पारदर्शी कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, परभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? परभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है? ए मोटी लकड़ी, बी तेलीय कागज, सी धुंधला शीशा, डी गंदा पानी। तो क्या हो जाएगा परभाषी? आपका ए यानी मोटी लकड़ी। परभाषी किसे कहते हैं? जैसे कि परभाषी लकड़ी जिससे कि प्रकाश कहें तो थोड़ा थोड़ा या तो नहीं के बराबर आर पार नहीं हो, उसे हम अपारदर्शी। अगर हम तेल या कागज की बात करता है, ये परभाषी का काम करता है, यानी थोड़ा मात्रा में प्रकाश उस पार और थोड़ा मात्रा में प्रकाश नहीं जाता। इसलिए आपका ऑप्शन बी तेलीय कागज, सी धुंधला शीशा, डी गंदा पानी, इन सारी चीज़ों से प्रकाश थोड़ा मात्रा में आर पार हो जाता है, इसलिए इसे हम पारभाषी कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ
परभासी पदार्थ नहीं के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए मोटी लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर कह रहा है मक्खन का पेपर क्या है? ऑप्शन ए पारदर्शक, बी परभासी, सी अपारदर्शी, डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बी यानी परभासी। जैसा कि आपको बताए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सारी चीज परभासी है, इसीलिए ऑप्शन बी जो राइट है परभासी। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन कौन सा है यह बताना है। पहला ऑप्शन गेहूं के दाने और गेहूं के आटे का मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? यह आपसे सत्य के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन तेल और पानी के मिश्रण को पृथक विधि से अलग किया जाता है। सी फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा के द्वारा अधिक दूर तक ले जाया जाता है। वहीं ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। कहने का मतलब है सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, वहीं ऑप्शन ए गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि गेहूं का आटा जब होता है उसमें कभी कभी देखे होंगे कि गेहूं छूट जाता है। जब हम उसको चक्की में गेहूं को डालते हैं आटा के लिए तैयार करने के लिए, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छूट जाता है, तो उसे हम हस्त चयन विधि के द्वारा हाथ से चुन कर उसको अलग कर सकते हैं, उसी को हम हस्त चयन विधि कहते हैं। वहीं तेल और पानी के मिश्रण को पृथक विधि से हम अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब आप किरोसिन तेल या नारियल तेल को पानी में मिलाएंगे तो कुछ समय उसको अगर अस्थिर होंगे तो पानी आपका ऊपर या किरोसिन तेल नीचे सतह में बैठ जाता है, तो पुनः उसे हम अलग कर सकते हैं। उस विधि को हम पृथक्करण विधि कहते हैं। इसी प्रकार फटकने की प्रक्रिया में भूसी को कणों को हवा के द्वारा अधिक दूर तक ले जाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो कि राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि हस्त चयन विधि मतलब हाथों के द्वारा कब वह विधि सुविधाजनक मतलब आसान होता है, इस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन जब औषधियां अधिक हो, बी ऑप्शन जब औषधियां कम हो, सी ऑप्शन जब औषधियां बहुत छोटे आकार में होता हो, वहीं डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बी यानी जब औषधियां कम मात्रा में हो तो हम हस्त चयन विधि के द्वारा उसे हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल 13 नंबर कह रहा है गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला हस्त चयन विधि, वहीं बी ऑप्शन थ्रेसिंग विधि, सी निष्पादन विधि, डी चालन विधि। आपको बताना है गेहूं तथा चावल से मिट्टी को या पत्थर को बड़े कणों अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? हस्त चयन विधि। क्योंकि यहाँ छोटा छोटा नहीं, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है बड़े कण। क्या पूछा जा रहा है? बड़े कण को अलग करने के लिए, इसलिए हस्त चयन विधि के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।